जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आपका इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है और मैं आशा करता हूँ आप कुछ नया सीख रहे होंगे और नए सवेरे के साथ नई ऊंचाइयों को आप छुओगे। एनडीए का नोटिफिकेशन कल आ चुका है, साथ में सीडीएस का भी आ चुका है। ये वीडियो अपलोड होने के बाद एनडीए नोटिफिकेशन जो पूरा डिटेल डिस्कस करके पीडीएफ के साथ हम आपके सामने आएंगे और मेरा यही मानना है कि आप अब शुरू कर चुके होगी आपकी तैयारी। अगर आपकी तैयारी में और ब्रशअप करना है तो मेरे साथ रोज जुड़िए। मैं क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ और कहीं ना कहीं बायोलॉजी के टॉपिक्स भी ले रहा हूँ। ठीक है, आई होप सो आपको चीजें समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट, डिफेंस एग्जाम बाय रोहित सर, डेली मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं। बेसिकली सक्सेसफुल पीपल आर नॉट गिफ्टेड, दे आर हार्ड वर्किंग। बेसिकली जो पीपल सक्सेस होते हैं वो कोई भगवान की देन नहीं होते हैं। देखो, हर वो इंसान जो इस धरती पे आया है वो गॉड गिफ्टेड तो है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर अलग पोटेंशियल होता है। पर मेरा ये मानना है पोटेंशियल के साथ साथ आपको हार्ड वर्किंग होना भी आवश्यक है। जब तक आप हार्ड वर्किंग नहीं होगे आपका पोटेंशियल किसी काम का नहीं है। तो सबसे अच्छी चीज लिखी है कि कोई भी व्यक्ति गिफ्टेड नहीं है, उसको क्या करना है, एट द लास्ट हार्ड वर्क करना है। तो आई होप सो यू विल बी अंडरस्टैंड इट्स माय डिटेल एंड माय नेम इज रोहित आंगे। जैसे आज सीडीएस का नोटिफिकेशन आया हुआ तो मैंने वो एग्जाम दिया और क्रैक किया, सीएपीएफ, एफकेट और आईसीजी। ठीक है, चलो ये अपना फाउंडेशन कोर्स है। करंट अफेयर डेली आपके सामने ला रहा हूं मैं। डाउट सॉल्विंग सेशन है, एनडीए स्पेशल फोकस स्टडी चल रहा है, पर्सनल मेंटोरशिप है, पीडीएफ नोट्स, 6 to 8 आवर स्टडी प्लान्स, कंप्लीट एनसीईआरटी फोकस एंड इट्स माय टेलीग्राम ग्रुप। आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हो और कहीं ना कहीं आप यहाँ से नॉलेज और भी अपना ब्रश अप कर सकते हो। आइए, जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, वाई इंडिया मस्ट मेजरिंग डिजिटल लिटरेसी। डिजिटल लिटरेसी की बात हो रही है तो आज पहले हम समझेंगे कि डिजिटल लिटरेसी क्या है, डिजिटल लिटरेसी पे हम लोग क्यों बात कर रहे हैं और डिजिटल लिटरेसी मतलब साक्षरता हमें हमारी समाज में किस और लेके जाएगी। देखिए, जब कोविड टाइम पीरियड आया था, ठीक है, कोविड 19 जब आया था तो बेसिकली बहुत सारे चैलेंजेस के साथ आया था। पूरा लॉकडाउन हमने फेस किया है, काफी सारी प्रॉब्लम फेस करी है और उसी लॉकडाउन पीरियड में जो हमारा सोसाइटी था उसने डिजिटल क्या यूज किया है, लिटरेसी। लिटरेसी मतलब एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स यूज करे। कुछ गवर्नमेंट ने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए थे, कुछ बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर से जैसे बायजूस वगैरह, ये सब बहुत सारे। तो इन लोगों ने भी अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज किया जिससे कि हर घर तक एजुकेशन पहुंच सके। जैसे कि मैं शूट कर रहा हूं तो ये कहीं ना कहीं क्या है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म ही है जो कि आपको कनेक्ट कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म एक इवोल्यूशन की तरह है इंडिया में। मेरा दोनों तरफ का जो मत है, देखिए डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप पढ़ सकते हैं अच्छे से अच्छे टीचर से और अच्छे से अच्छा कोऑर्डिनेशन अच्छे से अच्छे टीचर के साथ बैठा सकते हैं। बट जो एक कनेक्शन होता है टीचर और स्टूडेंट का, जब वो फ्रंट टू फेस बैठते हैं तो उनका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा बैठता है। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूं कि ऑफलाइन जो बैचेस होते हैं या ऑफलाइन स्टडी होती है कहीं ना कहीं मोर रिलेवेंट है एज ए इंडियन सोसाइटी कल्चर। क्यों? क्योंकि जो इंडियन सोसाइटी कल्चर है वैसे वो गुरु शिष्य परंपरा पे चलता है। ठीक है, कि एक गुरु है, उसके शिष्य है और शिष्यों को वो अपने तजुर्बों से, अपने मतलब एक्सपीरियंस से वो कुछ ना कुछ सिखाता है। तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम देखते हैं कि डिजिटल लिटरेसी का क्या है। देखिए, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009 गारंटी एलिमेंट्री स्कूलिंग टू ऑल चिल्ड्रन एज ऑफ 16 to 14 ईयर। बेसिकली हर वो व्यक्ति जो कि 6 से 14 साल के बीच में, एलिमेंट्री मतलब बेसिकली 8 to 10 स्टैंडर्ड तक उसको एजुकेशन कंपल्सरी मिलना चाहिए। 2018 the percentage of 6 to 14 year out of the school children had come down by 2.8%। मतलब 2018 से जो बच्चे हैं वो 2.8% तक क्या हुए, गिरावट हुई, उनका एडमिशन नहीं हुआ। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, वी विल टॉक। द गवर्नमेंट हैज आल्सो लॉन्च द राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009। याद रखना है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब लॉन्च किया था, 2009 में। इनहेंस एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन।
एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी मतलब 11+2 वाला जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी। ठीक है, नेक्स्ट, इन मार्च 2020 द स्कूल इन इंडिया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्लोज डाउन ड्यू टू कोविड-19। इंडिया हैज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन स्कूल क्लोजर, स्पेशली प्राइमरी स्कूल रिमेन क्लोज टू ऑलमोस्ट 2 ईयर। मतलब जो प्राइमरी स्कूल है वो 2 साल तक बंद रहे। बोर्ड के एग्जाम स्टेट गवर्नमेंट ने कैसे कंडक्ट करे उनकी आत्मा ही जानती है, क्योंकि बड़ा कंट्री है, फैलने के चांसेस ज्यादा थे, इस वजह से लॉकडाउन लगाया गया। अपार्ट फ्रॉम द फियर ऑफ लर्निंग लॉस एसोसिएटेड विद सच लॉन्ग स्कूल क्लोजर, देयर वाज आल्सो बी अप्रोचिव विद द लॉस ऑफ लाइवलीहुड, ओल्डर चिल्ड्रन कुड ड्रॉप आउट द स्कूल। देखिए, गांव क्षेत्र में आज भी बहुत से पढ़ पढ़ के कितना ही पढ़ा देते हैं, 8वीं 10वीं, बस, इससे ज्यादा गांव में एजुकेशन अभी भी स्टिल लोग अचीव नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि गरीब घर से होते हैं, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी नहीं होती है, कोई एजुकेशन का नॉलेज प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। बस माँ बाप कह देते हैं कि ठीक है पढ़ लो जितना पढ़ना, नहीं तो हमारे साथ खेती में लग जाओ या कुछ काम करने लग जाओ। बेसिकली ये जो टेंडेंसी है हमें बदलनी है और हर घर में हमको शिक्षा पहुंचानी है। आज मैं आपके माध्यम से आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं और आपको दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूं। जो जो व्यक्ति ये चैनल मेरा व्यू करता है, प्लीज आप ये चैनल को शेयर करिए। हर एक घर में एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचनी चाहिए। देखिए, यूट्यूब पे तो कोई पैसा लग नहीं रहा है, ठीक है, तो मैं फ्री में पढ़ा रहा हूं। तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि हर घर में एजुकेशन पहुंचना चाहिए, और जब इंडिया में हर घर में एजुकेशन पहुंचेगा तो मेरा ये मानना है कि हर घर साक्षर होगा और हमारे देश की ऊंचाइयां वो छू पाएगा। क्योंकि आज जो टाइम पीरियड चल रहा है बेटा, वो चल रहा है मॉडर्न टाइम पीरियड, और बिना एजुकेशन के ये मॉडर्न टाइम पीरियड किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो आपके बस एक सहयोग, आपको क्या करना है, हर एक घर में एजुकेशन को पहुंचाना है, हर एक घर में फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन को पहुंचाना है। गवर्नमेंट का हम सहयोग करेंगे तो हर घर में एजुकेशन पहुंचेगा। ओके, चलिए देखिए, इंडिया रैंकिंग 2023 यूनिवर्सिटीज, ये भी मैं आपके लिए लेके आया हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, ये टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट है। ठीक है, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो एनडीए स्टूडेंट करेंगे वो यहीं से पास आउट करेंगे, दिल्ली में। जामिया मिलिया इस्लामी, ये भी क्या है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, जावतपुर का मुझे आइडिया नहीं है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बेसिकली हाँ ये आप सर्च करना है, दोनों मुझे आइडिया नहीं है। वैसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ये लखनऊ के पास है, आई होप सो। ठीक है ना, आप इसको सही कर लेना। ठीक है, तो ये टॉप 5 यूनिवर्सिटीज है जो कि इंडिया में रैंक कर रही है। और बेसिकली ये दोनों तो ये बेंगलुरु में, ये न्यू दिल्ली में, ये न्यू दिल्ली में। तो बस आपसे इतना कहना है कि ये टॉप इंस्टीट्यूट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो याद रखना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, जावेदपुरा यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि मदन मोहन मालवीय जी ने बनाई थी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आ जाते हैं लाइफ एंड द प्रोसेस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और कहीं ना कहीं जो बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो सोने पे सुहागा है। ठीक है, जो बच्चे एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए 2024 फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सोने पे सुहागा है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझाने वाला हूं। ठीक है, चलो, द प्रोसेस दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म टू मेंटेन देयर लाइफ कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। मतलब हर वो व्यक्ति, हर वो जीव, हर वो प्राणी जो कि लाइफ प्रोसेस की साइकिल में है और अपनी लाइफ को सुदृढ़ करना चाह रहा है, अपनी लाइफ को बैलेंस करना चाह रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, लाइफ प्रोसेस। लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप प्रिपेयरिंग एंड सस्टेन देयर स्ट्रक्चर। मतलब हर वो लिविंग बीइंग जो कि अपने आप को स्ट्रक्चर वे में डेवलप करना चाहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। जैसे कि लाइफ प्रोसेस है, ठीक है, ठीक है, लाइफ प्रोसेस है, उसमें न्यूट्रिशन की भी आवश्यकता होगी, ट्रांसपोर्टेशन मतलब ब्लड के अंदर डीएनए आरएनए, उसके बाद एक्सक्रीशन मतलब आपका लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद रिप्रोडक्शन मतलब मेल फर्टिलिटी फीमेल फर्टिलिटी, रेस्पिरेशन सांस लेने की आवश्यकता होगी, इनहेल एक्सहेल करना पड़ेगा, और मेटाबॉलिज्म मतलब खाना का पचन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका लाइफ प्रोसेस चलता है।
आशा करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल एक एक पॉइंट समझते जाना है, फिर इसके लास्ट में क्वेश्चन से उसको सॉल्व करेंगे। इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज ऑर्गेनिक फूड। दिस फूड इज प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन प्लांट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और उसको क्या लगता है, क्लोरोफिल। तो प्लांट को क्लोरोफिल लगता है मेन, जो ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रीन पिगमेंट, ठीक है, ये प्लांट के पास होता है। पर बाहर से हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट। उसके बाद ये जो क्लोरोफिल है ये कन्वर्ट करता है और अपना फूड बना लेता है। ओके, तो क्या है यहाँ C6CO2 प्लस 6H2O, तो क्या बनाता है C6H2O6 प्लस C6O2, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, ये फाइनल प्रोसीजर आपको याद रखना है कि फोटोसिंथेसिस में किस तरीके से प्रोसेस होता है। O6 प्लस C6O2, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 3 मेन टाइप्स ऑफ द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ द न्यूट्रिशन, ठीक है। पहले होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, इज अ टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द internationalization in gestation and internal process of liquid and solid food particles, amoeba, cow dung etc. देखो होलोजोइक न्यूट्रिशन ये होता है कि बेसिकली ये जो एनिमल्स दिए, अमीबा, काउ और जो डॉग है, ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं, जैसे कि काउ ग्रेजिंग का काम करती है। काउ क्या करती है, ग्रेजिंग का मतलब बहुत सारा एक बार में खा लेगी, फिर उसको धीरे 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 स्वेलिंग करते करते पचाएगी, तो उसको क्या बोलेंगे, होलोजोइक न्यूट्रिशन। Saprotrophic nutrition is a mode of nutrition which organism feed a dead decaying matter, example fungi. Saprotrophic nutrition वो न्यूट्रिशन होता है जो कि एनिमल या मैन या कोई भी ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डेथ हो जाती है उसके ऊपर वो जन्म लेता है, जैसे कि फंगी। Parasitic nutrition which are organ derive its food from the body other living organism called the host without it kill। मतलब ऐसा न्यूट्रिशन लेना जो कि किसी को मारे बिना उस लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या लेना है, अपने को फूड लेना है, तो उसको क्या बोला जाता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। एग्जांपल प्लाज्मोडियम, राउंड वॉर्म्स एंड द पैरासिटिक न्यूट्रिशन। जैसे कि जोक सुनी, जोक आपने नाम सुना होगा, काली कलर की होती है, आपके अगर हाथ पे रख दिया जाए तो आपका ब्लड सक करने लगती है, पर आपको मार तो नहीं रही है वो, पर उसको हेल्थ मतलब उसका तो फूड है, उसको मिल रहा है, तो उसी को बोला जाता है क्या, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। आई होप सो यहां तक चीजें समझ में आएगी। देख लिए फैगोसाइटिस, फैगोसाइटिस फूड वैक्यूल देख लीजिए, ये रहा उसका फूड वैक्यूल, ठीक है। उसके बाद फ्यूजन ऑफ लाइसोसोम विद फूड वैक्यूल, उसके बाद डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स, उसके बाद यहाँ देखिए फूड पार्टिकल्स है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और लाइसोसोम है, ठीक है। तो आई होप सो फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल विद द सेल कैसे काम करता होगा आपको समझ में आ रहा होगा। ये डायग्राम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रही है चीजों को। आगे बढ़े, न्यूट्रिशन इन पैरामोशियम, न्यूट्रिशन इन पैरामोशियम। देखिए ये है फूड वैक्यूल, उसके बाद ये क्या है, ये दो प्रोसेस क्या है, फूड वैक्यूल, ये है साइटोप्लाज्मा, इसे क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्मा, इसको बोलेंगे माइक्रोन्यूक्लियस, इसको क्या बोलेंगे, माइक्रोन्यूक्लियस, इसको क्या बोलेंगे, ये माइक्रोन्यूक्लियस है, ये माइक्रोन्यूक्लियस है। और ये क्या है, रेडिएटिंग कैनाल्स है, कॉन्ट्रोवर्शियल वैक्यूल है, सिलिनाइन है, पेलिसिन है, उसके बाद ओवर वेस्टिलियम है, बकल ओवरट्यूब है, सेल माउथ है और एनल पोर है, ठीक है। तो बेसिकली पैरामोशियम, पैरामोशियम के अंदर क्या क्या आपसे ज्यादातर क्या पूछा जाएगा, साइटोप्लाज्म होता है क्या पैराशियम के अंदर, पेनिसिलिन होता है क्या, सेल माउथ होता है क्या, एनल पोर होता है क्या, फूड वैक्यूल होता है क्या, बस इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। और ये कहीं ना कहीं क्या है, पैरामेशिया का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। आई होप सो आपको ये चीजें समझ में आई होगी, क्लियर हुई होगी, ठीक है। आप एक दो बार रिवाइज करोगे इजीली समझ में आ जाएगा। अब न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग देखते हैं। भाई न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन बीइंग देखना जरूरी है, ह्यूमन बीइंग से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। इन ह्यूमन बीइंग द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रल फ्रॉम फूड एंड द एंटायर सिस्टम नो एज अ डाइजेस्टिव सिस्टम। जो व्यक्ति या जो इंसान, जो एनिमल क्या करता है,
खाना खाता है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम उसको क्या करता है, पचाने की क्षमता रखता है। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसीव लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर कॉल्ड एलिमेंट्री कैनाल। जो हमारा पाचन तंत्र है, जो हमारा पेट का पाचन तंत्र है उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, और कॉल्ड एज अ डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, तो आ जाइए एलिमेंट्री कैनाल में क्या होगा, सबसे पहले माउथ होता है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले डाइजेस्टिव कहां होता है, तो माउथ मत लिख के आना, बक्कल कैविटी लिख के आना है। क्या लिख के आना है, बक्कल कैविटी। ठीक है, तो माउथ दिया, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रॉम द फूड एंटर एलिमेंट्री कैनाल, इट इज मेनली कंपोज टू मेजर पार्ट्स, टंग एंड टीथ। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले कहां डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो बक्कल कैविटी। ठीक है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो यू विल बी मार्क अ माउथ। ठीक है, आई होप सो समझ में आया होगा। नेक्स्ट, फेरेशिया, इट इज अ स्मॉल फ्यूनल चेंबर लोकेटेड बिलो द ओरल कैविटी। मतलब जो यहाँ गला होता है हमारा, गले के नीचे क्या होता है, फेरेंक्स होता है, जिससे हम आवाज निकालते हैं। ठीक है, ऑस्मोफेगस, इट इज अ थिन एंड लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब लीड्स इनटू द स्टमक। ऑस्मोफेगस मतलब एक नली होती है जो कि स्टमक तक जुड़ी हुई रहती है। आगे देखेंगे, स्टमक, द स्टमक इज द लार्जेस्ट ऑर्गन एक्सपांड वेयर द फूड इंटर इन। स्टमक के अंदर फूड होता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब ये नहीं है कि छोटी है, नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी नहीं है, उसकी जो पाइप है वो छोटी है, बट हाँ लेंथ उसकी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, इसको याद रखना है। स्मॉल इंटेस्टाइन is a longest part of the alimentary canal. It is said to complete digestion food into different component. अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ खत्म होता है, तो बेसिकली कहाँ हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, देखिए, ऑल टू शॉर्टर इट इज अ लार्ज इंटेस्टाइन बिकॉज इट इज अ वाइडर डायमीटर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने यही बोला। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो नली होती है वो इतनी ही बड़ी होगी, पर वो लंबी होगी, लेंथ में बड़ी होगी। ठीक है, पर लार्ज इंटेस्टाइन की नली है ना, वो इतनी मोटी होगी। ठीक है, इसलिए उसका जो डायमीटर है वो चौड़ा है। ठीक है, इस वजह से उसको क्या बोला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन। रेक्टम, इट इज अ लास्ट ब्रॉड चेंबर लाइक द स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट, एनस, एनस एट द एंड पॉइंट ऑफ द कैनाल, मतलब जो आपका मलाशय है वो एनल के थ्रू बाहर आ जाता है। वेरियस ग्लैंड आर द एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल सच एज सिलावरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लिवर, इंटरनल इंटेस्टिनल ग्लैंड्स एंड द पेनक्रियास। ये जो ग्लैंड्स है ये आपके इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लिवर, इंटेस्टाइनल ग्लैंड एंड पेनक्रियास। ठीक है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। ओके, आई होप सो समझ में आ गया होगा एलिमेंट्री कैनाल। अब आ जाते हैं रेस्पिरेशन। मतलब भाई हमें रेस्पिरेशन भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, ये हम रेस्पिरेशन कैसे करते हैं। It is a defined as process of biochemical oxidation of nutrition and the cellular level. It occurs the presence of specific enzyme optimize temperature in the cell, release energy from the metabolic activity. देखिए, बेसिकली हम जो सांस लेते हैं या सांस एग्जिट करते हैं, ये एक प्रोसेस है, और कहीं ना कहीं ये कैसे हो रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के तरीके से हो रहा है। इंजाइम्स होते हैं कुछ जो हमें हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन लेने में। ठीक है, द प्रोसेस इज अ कंप्लीट वे टू बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। जैसे फूड हुआ, उससे प्लस ऑक्सीजन हुआ तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन, सबसे पहला आता है एरोबिक रेस्पिरेशन। इट इज अ प्रोसेस इन विच अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड सब्सटेंस। मतलब जो फूड होता है उसको प्रोसेस करने के लिए बेसिकली क्या किया जाता है, ऑक्सीजन का यूज किया जाता है। ये देखिए, फूड प्लस ऑक्सीजन, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और उसके बाद क्या बन जाता है, एनर्जी बन जाती है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जैसे ग्लूकोज है प्लस ऑक्सीजन है, तो क्या बना रहा है, एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और एनर्जी को क्या बोलते हैं, एटीपी। ठीक है, एनर्जी को क्या बोलते हैं, एटीपी, और ग्लूकोज को क्या बोलेंगे, फूड। तो फूड से एनर्जी तक का सफर यहां तक मैंने बता दिया है। ठीक है, यहां तक आई होप सो समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। Anaerobic respiration is a process in which small amount of energy release absence of the air. एरोबिक रेस्पिरेशन में एयर की आवश्यकता होती है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एयर की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, ब्रेक डाउन द फूड सब्सटेंस, इट प्लेज द ईस्ट
कौन करता है? ये ईस्ट करता है, बैक्टीरिया करता है, और ह्यूमन मसल्स करती है। ठीक है, मसल्स क्या करती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है, ईस्ट करता है और बैक्टीरिया करता है। क्वेश्चन यहीं से बनेगा। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इट टू टाइप्स, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कंप्लीट द ब्रेकडाउन इनटू शुगर, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, शुगर को क्या करेगा? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में रिलीज करेगा, इज कॉल्ड द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ठीक है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में शुगर को ब्रेक डाउन किया जाता है, किसके अंदर? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ठीक है, और रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। आ जाइए लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इट इज अ प्रोसेस ऑफ इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द शुगर, लैक्टिक एसिड, एनर्जी सम बैक्टीरिया, कॉल्ड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। बेसिकली लैक्टिक एसिड आपको बेसिकली दूध के अंदर ही मिलेगा, उससे ही कर्ड बनता है। तो ये गुड बैक्टीरिया है, इसकी वजह से क्या बनता है? कर्ड बनता है। ठीक है, आई होप सो समझ में आया होगा। शुगर ब्रेक डाउन करता है लैक्टिक एसिड और उसको एनर्जी में बैक्टीरिया के, उसके बाद क्या बनता है? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। आई होप सो समझ में आ गया होगा। देखिए रेस्पिरेशन इन प्लांट, ऑक्सीजन है, ठीक है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है? इनटेक हो रहा है, और ये एक्सहेल हो रहा है। ठीक है, तो प्रोसेस है एक रेस्पिरेशन का, आपको ये देखना है, समझ में आया होगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब आ जाइए ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम। भाई रेस्पिरेशन कैसे काम कर रहा है, एक एक पॉइंट आपके लिए लेके आया हूं, बस आपको ये नॉलेज को क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम, other animal like respiratory system, human beings serve to provide fresh oxygen to all body and remove harmful carbon dioxide in the from the body. Basically जो ह्यूमन है चाहे एनिमल है, वो क्या करते हैं? गुड ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और CO2 को एक्सहेल करते हैं। ठीक है, to form information human respiration system, the parts of the human respiration as follow. Nostril, air intake from the body through the nostril, मतलब हम सांप मतलब जो सांस होती है हमारी, हम कहां से लेते हैं? नोस्टाइल से। नेजल पैसेज, मतलब जो हमारे नाक के द्वार होते हैं उसको क्या बोलते हैं? नेजल पैसेज। इज मेनली कंडक्टिंग जोन फॉर द एयर। पेरिंग्स, नेसल चेंबर ओपन इनटू पेरिंग्स, इज पासेज इनटू द लैरिंक्स। देखिए पेरिंग्स और नोजल चेंबर में डिफरेंस बताता हूं। देखिए नोजल चेंबर ये हो गया और पेरिंग्स आपका यहाँ हो गया। एक पतली सी आप बोल सकते हैं एक जिभा टाइप होती है, कि एक फ्लिप बोल सकते हैं हम लोग। वो फ्लिप अगर इधर उधर हुई, जैसे कि जब आप खाना खाते हो ठसका लग जाता है, तो क्यों पानी आपके नाक के द्वार से निकल जाता है? क्यों? बिकॉज वो जरा सी पतली सी जो फ्लिप होती है, अगर वो इधर उधर हो जाए, खाना खाने की जगह अगर पानी वहां चला जाए, या पानी जहां से हम सांस ले रहे हैं वहां चला जाए, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है? दिक्कत हो जाता है। तो उसी को क्या बोलते हैं? पेरिंग्स। ठीक है, समझ में आया। लैरिंक्स, इट इज लोकेटेड इन नेक रीजन एंड फ्रंट ऑफ द ट्राइकिया। लैरिंक्स क्या होता है? जो कि बेसिकली लोकेटेड होता है नेक रीजन में, मतलब गले वाले रीजन में, इन द फ्रंट ऑफ द ट्राइकिया। ट्राइकिया, द एयर पासेस फ्रॉम द पेरेंट्स एंड गेट्स इनटू द ट्राइकिया। मतलब ट्राइकिया का है जो एयर पासेस कर रहा है, कहां से? फेरेंक्स से, उसे हम क्या बोलेंगे? ट्राइकिया। ब्रोंकाई, द ट्राइकिया डिवाइडेड इनटू टू स्मॉलर ट्यूब कॉल्ड ब्रोंकाई। Bronchioles, bronchi are the subdivision into smaller tubules called bronchioles. Alveoli, these are the balloon-like structure located in the lungs. ठीक है, रिब्स मतलब हड्डियां हमारी जो पसलियां होती है। 12 पेयर ऑफ बोन्स फॉर्म कार्टेजेस थोरैसिक रीजन, मतलब कितने पेयर होते हैं? 12 के पेयर होते हैं। लंग्स, दिस आर द प्राइमरी ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेशन। तो आई होप सो बस इतना सा थोड़ा बहुत याद रख लो। क्या? नोस्टेलिया, नसल पैसेज, पेरेंस, लैरिंक्स, ट्राइकिया, ब्रोंकाइया, ब्रोंकाइलेस, एलोवी और रिब्स और लंग्स। बस इतना याद रख लोगे तो भी काम हो जाएगा। देखिए अब रेस्पिरेशन सिस्टम देखते हैं तो मजा भी आएगा। ये रहा एल्वोली, कैसा दिखता है। मैं आपके लिए सब लेके आया हूं, आपको पढ़ने में आसानी होगी। सबसे पहले फर्स्ट क्या है हमारा? नेजल कैविटी। नेजल कैविटी कहां पर है? ये देखो, ये रहा नेजल कैविटी, मतलब फर्स्ट। फिर दूसरा क्या है? नोज। तीसरा क्या है? माउथ, ये रहा माउथ। फोर्थ क्या है? लैरिक्स, मतलब ये मैंने बोला था गले के इधर होता है। फिफ्थ क्या है? लिफ्ट लंग, ये लेफ्ट लंग की बात हो रही है। और डायफ्राम, छठा क्या है? डायफ्राम, किधर है? सिक्स, ये रहा डायफ्राम, मतलब जो हड्डियां होती, सांस लेते हो खुलता है। जो हमारी आंतड़ियां होती है, ये बेसिकली जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स का जो डायफ्राम होता है, खुलता है बंद होता है, उसी को बोला जाता है डायफ्राम। थ्रोट, ठीक है, थ्रोट, ये रहा थ्रोट, मतलब ये गले के इधर वाला। एसोफेगस, एसोफेगस आपको यहां मिलेगा। ट्राइकिया,
ट्राइकिया आपको कहाँ मिलेगा, ये देखो ये विंड पाइप है, इसको बोलते हैं ट्राइकिया। उसके बाद राइट लंग, ये आपका आ गया राइट लंग, ठीक है। ब्रोंकाइया, ये रहा ब्रोंकाइया, ठीक है, ये रहा लंग्स के अंदर ब्रोंकाइया। ब्रोंचीस, ब्रोंचीस आपको कहाँ मिलेगा, और 12th आ गया कैपिलरी, 12th आ गया आपका कैपिलरी, और वेन्यूल आ गया ये, उसके बाद आर्टरोली, ब्रोंकाई और एल्वेली। तो 16 आपका एल्वेली आ गया। ये देखिए बलून लाइक स्ट्रक्चर जो बना हुआ है इसको क्या बोलते हैं, एल्वेली। तो आई होप सो जब मैं आपको पीडीएफ दूंगा तो अच्छे से आप लोग और समझ लोगे। ये डायग्राम की मदद से आप समझ सकते हो रेस्पिरेशन सिस्टम कैसे काम करता है। ये आप ही के लिए लेके आया हूं, आपको हेल्प मिलेगी। चलो आगे बढ़े। अभी आ जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब आ जाता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। देखिए ह्यूमन का पूरा चिट्टा खोलने के लिए मैं बैठा हुआ हूं। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब ब्लड का काम है, ठीक है। ये देखिए सुपर वेना केव्स, ठीक है, और ये क्या है, ओरेटा, और इसे क्या बोलते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसे क्या बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल, और ये इंफीरियर वेन केव्स है। मतलब यहां से क्या हो रहा है, यहां से क्या हो रहा है, बेसिकली इनटेक हो रहा है, फिर यहां से निकल रहा है, फिर यहां जा रहा है। तो बेसिकली एक प्रोसेस है, कहां कहां से हो रहा है, सुपर वेना केव से, ओरेट्रा से, राइट वेंट्रिकल से, इंफीरियर वेना केव से और लेफ्ट वेंट्रिकल से। कभी हार्ट अच्छे से पढ़ेंगे तो देखेंगे, ठीक है। तो रेड कलर का क्या है, आर्टिकल सर्कुलेशन, ब्लू कलर का क्या है, वेनस सर्कुलेशन, और रेड और ब्लू का क्या है, कैपिलरी वेसल, ठीक है। तो ये सब चीजें समझ में आ गई होगी। ये देखिए ये CO2 है और ये ऑक्सीजन है, ये हमारे लंग्स है, ये टिश्यू कैपिलरी, ये राइट हार्ट है, ये लेफ्ट हार्ट है, ये लीवर है, ये किडनी है और ये गुर्ट है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गई होगी, चीजें क्लियर हो गई होगी, आई होप सो। अभी मुझे लगता है इतना ही जानना आवश्यक है, धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाएंगे। जब हार्ट लेके आएंगे तो पूरे हार्ट को समझने की कोशिश करेंगे। बस ये मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर से समझा रहा हूं, तो बस आप उतना समझ लो। नेक्स्ट आ जाइए, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। मतलब अब आपको क्या करना है, आपके बॉडी से निकालना है, क्या निकालना है, एक्सक्रीटरी, मतलब जो वेस्ट मटेरियल। राइट रेंटल, राइट किडनी, राइट रेनल वेन, ये लेफ्ट रीनल वेन, लेफ्ट किडनी और लेफ्ट रीनल आर्टरी, और ये क्या है, यूरेट्रा। ये जो विंड पाइप जैसा दिख रहा है ये क्या है, यूरेट्रा, और ये क्या आपका ब्लैडर, ये क्या ब्लैडर, और ये क्या है, यूरेट्रा, ठीक है। आई होप तो आपको समझ आया होगा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो जहां तक मेरी कोशिश थी मैंने समझाई है, और डीप में समझेंगे। देखिए धीरे धीरे समय जाने दीजिए। आप अगर एक दिन में ही पूरा ज्ञान लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये, तो मैंने कोशिश करी है कि डायग्राम्स के व्यू आपको समझ में आ जाए, आप चीजें क्लियर कर लो। बस कुछ कुछ पार्ट से जो कि आपको बस याद कर लेना है, बस उतना काम हो जाए, ठीक है, आपके एग्जाम में हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चंस पे, ठीक है। इन विच मोड ऑफ द न्यूट्रिशन एंड ऑर्गेनिज्म ड्राइव्स इट फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट इट्स किलिंग। हमने थोड़ी देर पहले देखा है, ऐसे कौन सा जानवर है या कौन सा एनिमल है कि बिना किसी को मारे क्या कर सकता है, जीवित रह सकता है, पर उसे न्यूट्रिशन भी ले लेगा। तो उसे क्या बोलेंगे, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। आपको पॉज करके इसको सॉल्व करना है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन द फंगी। फंगी कौन से तरीके का न्यूट्रिशन ग्रहण करता है, फंगी कौन से तरीके का न्यूट्रिशन ग्रहण करता है। तो इसका आंसर होगा सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, सेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आई होप तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट आ जाइए, द साइट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन द सेल ऑफ द लीफ। लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, किसके वजह से होता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से, ठीक है। आई होप को समझ में आ रहा होगा। हमारा इतना पढ़ने का मतलब क्या था कि ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट, विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल अब्सॉर्ब द डाइजेशन फूड। देखिए अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था मैंने, जिसने भी ध्यान से पढ़ा होगा समझा होगा, मैंने बोला था कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, यही डाइजेशन खत्म होता है। विच रीजन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल अब्सॉर्ब द डाइजेशन फूड, स्मॉल इंटेस्टाइन। आई होप सो समझ में आ रहा होगा। इतने ही क्वेश्चन थे, तो आई होप सो आपको पसंद आया होगा लेक्चर। ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें,
ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मैं मान सकता हूं, मैं इसको और इजी करने की कोशिश करूंगा जब हम हार्ट पढ़ेंगे, एलिमेंट्री कैनाल स्पेशली पढ़ेंगे और एक पूरा मतलब टॉपिक को ही कंप्लीट करेंगे। मजा जब आएगा, डीप में घुस घुस के जानेंगे क्या है। पर थोड़ा सा समय दीजिए मुझे, मेरे पास और रिसर्च होने दीजिए, मेरे को पीडीएफ बनाने में भी समय लगता है। तो आप मुझसे मिलिए एनडीए बैच के लिए, अपोजिट लोकमान तिलक हॉस्पिटल लिंगड़ी पुणे। और पुणे में जो भी बच्चे, मैं कह रहा हूं मेरा सपना है पुणे के हर घर में ओपला डिफेंस सब्सक्रिप्शन हो, ओपला डिफेंस हर घर में सब्सक्रिप्शन हो। एक मतलब ऐसा घर नहीं छूटना चाहिए पुणे के अंदर कि उसके अंदर ये वीडियो ना चलता हो। मेरी बस आपसे यही आशा है कि हर वो व्यक्ति जो डिफेंस की तैयारी कर रहा है वो मुझसे जुड़ सके, ठीक है। और बाकी सब आप मुझसे मिल सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल। और लाइक और शेयर आपको करना है।